आरसीबी ने आज मैच हारने में कोई कसर वैसे छोड़ी नहीं थी। आज के पहले तक अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस, वो सारी होम टीम्स जीती थी। और हमको तो ये लग रहा था, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि टॉस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और आखिर आज हुआ भी वही। हालांकि एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आरसीबी ने कुछ चेंज किया है। अब चेंज ऐसा किया है इन लोगों ने कि इसके ऊपर इनका भी कंट्रोल नहीं था। ये भी मैच बिल्कुल बाल बाल ही बचा है आरसीबी के हाथों से। ऐसा अदरवाइज आरसीबी ने बिल्कुल पूरा पूरा इंतजाम कर लिया था ये मैच हारने का। मतलब आप ये देखिए, 177 रन का स्कोर चिन्नास्वामी स्टेडियम पे कुछ भी नहीं होता है। हालांकि हमने जब पहली पारी देखी थी पंजाब की, जब पंजाब ने बैटिंग की पहले, क्योंकि आरसीबी टॉस जीत गई थी, तो ऑब्वियसली जो भी टॉस जीतता उसे तो फील्डिंग ही करनी थी। और अकॉर्डिंगली पंजाब को बैटिंग के लिए बुला लिया फाफ डू प्लेसी ने। और पंजाब के बैट्समैन जब बैटिंग कर रहे थे तब समझ में आ रहा था कि बॉल उतनी विकेट के ऊपर से अच्छी आ नहीं रही है, और ये कुछ डबल पेस सी लग रही है, और खासतौर पे बाउंस बहुत ही ज्यादा है। और आज आप लोगों ने अगर ये ध्यान दिया हो मैच देखते टाइम, सबसे चमत्कारी बात जो आज के मैच में हुई है, वो ये कि बेंगलोर के विकेट के ऊपर बॉल स्पिन हो रही थी, और स्पिनर्स को क्या बाउंस मिल रहा था गजब का। तो इस तरह का विकेट एक्चुअली इनको बनाना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंगली इनके पास बॉलर्स नहीं है आरसीबी के पास। क्योंकि हमने जब आरसीबी की टीम एनालिसिस की थी, उस टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनके पास बॉलर्स अच्छे नहीं हैं। वो तो इनका मयंक डागर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जिससे कि इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी मुझे। और मैं अभी फिर से एक बार ये बात कहूंगा कि इन लोगों को किसी भी तरह से महिपाल लोमरोर को टीम में अंदर लाना चाहिए। ये इम्पैक्ट सबके सब्स्टिट्यूट के तौर पे तो आज उसको लेके आए, और उसने मैच जिताने में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया। लेकिन इन लोगों को उसको प्रॉपर 11 में लेके आना चाहिए, जिससे कि वो उसकी स्पिन को भी यूटिलाइज कर सके। और पिछले साल उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। हालांकि इन लोगों ने मैचेस उसको 2-3 ही खिलाए थे, लेकिन इन लोगों को उसको पूरे मैचेस खिलाने चाहिए। और अब रजत पाटीदार, मुझे लगता है कि वो जिस तरह से वो अभी 2 मैचेस उसके गए हैं, और इसके पिछले टेस्ट सीरीज जो गई है, तो वो मुझे लगता है कि ही शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, और अभी उसके बल्ले में बॉल ठीक से आ नहीं रही है। तो उसको मुझे लगता है कि अब 2-4 मैचेस का रेस्ट दे देना चाहिए, और उसकी जगह महिपाल लोमरोर को ऊपर लेके आओ आप। महिपाल लोमरोर को ऊपर लाने से मेरा मतलब है कि 11 में लेके आओ उसको। महिपाल लोमरोर को अगर आप 11 में लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा कि मैक्सवेल जो है वो अभी काफी पीछे आ रहा है, 5वें नंबर पे नहीं। मैक्सवेल को ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए। हालांकि मैक्सवेल ने भी दोनों मैचों में बहुत कबाड़ा किया है अपना, और स्पिनर्स के ऊपर इसकी वीकनेस बहुत ज्यादा नजर आती है, और खासतौर पे इस तरह के विकेट पे जहां बॉल अच्छे से बल्ले पे नहीं आ रही हो, और जहां स्पिनर्स को अगर थोड़ा सा ब्रेक मिल रहा हो। आपको मालूम है कि ये 2-3 साल पहले भी ये हरप्रीत बरार ने इसको सबको आउट कर दिया था एक मैच में। जो वो हरप्रीत बरार का पहला डेब्यू मैच था, उसमें उसने विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी और ये अपने मैक्सवेल तीनों को आउट कर दिया था। आज भी उसने वही किया। मैक्सवेल तो मतलब वो तो बाल नोचने के ऊपर आ गया था, उसकी ये हालत हो गई थी। लेकिन उसको समझना चाहिए कि ये विकेट इस तरह का है, यहाँ ऐसे लप्पे चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हरप्रीत बरार ने बॉलिंग बहुत ही अच्छी की। वो मतलब उसका बहुत जबरदस्त कंट्रोल है बॉलिंग के ऊपर। मैंने देखा है कि वो जिस तरह की लेंथ उसने फेंकी, जिस तरह की लाइन वो बॉल कर रहा था बैट्समैन को, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और मतलब 4 ओवर में 13 रन दे के 2 विकेट निकालना, मतलब ये तो गजब की बॉलिंग परफॉर्मेंस है चिन्नास्वामी के ऊपर। किसी भी दिन, किसी भी मैच में आप इस तरह की बॉलिंग एक्सेप्ट करेंगे, जब मतलब और खासतौर पे इस तरह के बल्लेबाजों के सामने। मतलब हरप्रीत बरार का एक तो कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है, उसके चेहरे से आपको पता चलता है कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिज क्राफ्ट। उसको कोई डर नहीं है कि बैट्समैन कौन बैटिंग कर रहा है सामने और क्या कर रहा है। जब पंजाब ने जब बैटिंग शुरू की, तो शिखर धवन ने तो बाद में खैर खुद भी माना कि वो थोड़ा सा स्लो हो गया था। मतलब एक टाइम क्या उसके भी वही, कल केएल राहुल जिस तरह से खेल रहा था, आज शिखर धवन भी उसी तरह से खेला है। शुरू के 25-30 बॉलों में उसके ऐसे ही 25-30 100 की स्ट्राइक रेट थी उसकी। तो वो बाद में उसने खुद भी माना कि मुझे थोड़ा सा आगे खेलना चाहिए था। और शिखर धवन मतलब पंजाब ने पावर प्ले में बनाए हैं 40 रन 1 विकेट के ऊपर। शुरू में इन लोगों ने देखिए
पहला ओवर में 7 रन बने, दूसरे में उनका 9 स्कोर था, फिर पावर प्ले में 1 विकेट के ऊपर 40 रन। बेयरस्टो मुझे लगता है बेयरस्टो को भी अब अपना कुछ इंतजाम देखना पड़ेगा, नहीं तो पंजाब का मैनेजमेंट इंतजाम देख लेगा कुछ, क्योंकि अब तीसरे मैच में अगर बेयरस्टो ने रन नहीं बनाए तो वो फिर सीधा बाहर होता है, क्योंकि अब इस तरह से कितना ज्यादा आप वेट कर सकते हो किसी बैट्समैन के लिए, और वो भी ओवरसीज प्लेयर है, मतलब 2 मैच में हो गए आप फेल, तो अब तीसरे में आपको डिलीवर करना ही करना है। फिर उसके बाद अपने प्रभसिमरन सिंह से आज मुझे उम्मीद थी, लेकिन बात वही हुई कि विकेट में कुछ जान थी बॉलर्स के लिए, और ये लोग शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जब कर रहे थे तब बैट्समैन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 बाउंसर वाला रूल हुआ है ना, ये मतलब आईपीएल के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि अब इसके बाद बॉलर्स को कुछ करने के लिए मिल रहा है। फास्ट बॉलर्स के लिए तो कम से कम है ना कुछ, तो फास्ट बॉलर्स को अब जब उन्हें मालूम है कि 2 बाउंसर कर सकते हैं वो, तो बैट्समैन भी अब तैयार रहता है, या बल्कि ये कहिए कि अब वो तैयार नहीं रहता है कि कौन सी बॉल आएगी, क्योंकि 1 बाउंसर तक का जब तक वो रूल था, 1 बाउंसर अगर मार दिया बॉलर ने, उसके बाद तो बैट्समैन को पता है कि अब ये छोटी बॉल कर नहीं सकता है, तो वो तो बल्ला लेके आगे भांजते हुए चले निकल आते थे। तो अब कम से कम बैट्समैन को वो डर है कि नहीं, अब दूसरा बाउंसर भी फेंक सकता है। तो ये मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी वेलकम रूल, क्योंकि ये बॉलर्स को कुछ थोड़े और दांत देता है बल्लेबाज को दिखाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। और जब उसके बाद आप देखिए कि बेयरस्टो के आउट होने के बाद फिर कौन आया आपका बैटिंग करने के लिए। बेयरस्टो के बाद प्रभसिमरन सिंह आउट हो गया 17 बॉल में 25 रन बना के। वो टुल्ला लिविंगस्टन भी आज ज्यादा खेल नहीं पाया, उसको भी जोसेफ ने आउट कर दिया। सैम करन भी ज्यादा अच्छा कुछ कर नहीं पाया, ज्यादा टिक नहीं पाए ये लोग। मतलब पंजाब की तरफ से किसी ने भी बहुत लंबी पारी नहीं खेली। ये एक मतलब कहने को शिखर धवन ने बस 45 रन बनाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो किसी एक बैट्समैन को लंबे रन बनाने जरूरी है, और वो टॉप से ही बन सकते हैं। तो अब बेयरस्टो को तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद हुआ वही कि बीच में लिविंगस्टन, सैम करन, जितेश शर्मा, इन सब लोगों ने बीच बीच में छोटे छोटे 20-20 रनों की पारी खेली, लेकिन लंबा कुछ नहीं कर पाए। और आखिरी में आप ये देखिए कि अल्टीमेटली इनके काम कौन आया। इनके 19 ओवर में 156 रन थे, 156 रन का स्कोर था। और उसके बाद में आखिरी में 20वें ओवर में रन बनाए किसने? शशांक सिंह ने। ये शशांक सिंह कौन है? जिसको इन्होंने ऑक्शन में गलत खरीद लिया था, फिर ये कोशिश कर रहे थे कि इसको वापस कर दें, जो कि कर नहीं पाए थे। अल्टीमेटली आज वही इनके काम आया, उसने आखिरी ओवर में 20 रन बनाए। बताइए आप, ये होती है मतलब अब किस मुंह से पंजाब का मैनेजमेंट क्या बोल सकता है शशांक सिंह को? वो शशांक सिंह तो अब चौड़ा होके घूम रहा होगा पंजाब के कैंप में कि तुम लोग मुझे क्या समझते हो, मैंने 1 ओवर में 20 रन बनाए। अजीब सी बात है। उसके बाद इन लोगों ने 176 रन बनाए। तो 176 रन वैसे चेन्नास्वामी के रिकॉर्ड के हिसाब से तो कम लग रहे थे, लेकिन फिर भी वहां जो एक्सपर्ट्स वगैरह बैठे थे तो वो लोग तो यही कह रहे थे कि नहीं, ठीक ठाक ही स्कोर लगता है। और हमको भी देख के लग रहा था कि विकेट में जिस तरह का बॉलर्स के लिए हेल्प है तो ये आसान नहीं होगा। और किस्मत की बात यह है कि आज ड्यू बिल्कुल नहीं आई। जब ड्यू नहीं आती है तो फिर दूसरी पारी में बॉलिंग करने वाले के लिए भी इक्वल चांस रहता है। इन लोगों ने जब हाँ, इसके पहले मैं यश दयाल की तारीफ करना भूल गया। यश दयाल ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। मतलब आप 4 ओवर में देखिए 23 रन देके उसने 1 विकेट लिया। एक टाइम तो उसने 3 ओवर में क्या कुछ 12-13 ही रन दिए थे। तो वो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग उसने की, बहुत ही बढ़िया कंट्रोल से बॉलिंग कर रहा है वो। और अच्छा है जब बॉलर्स के लिए कुछ हेल्प होती है और बॉलर्स जरा ढंग की बॉलिंग करें, टप्पे पे बॉल डालें, अपनी लाइन लेंथ ठीक रखें, तो देखने में भी अच्छा लगता है। और सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बॉलर आया और फिर बैट्समैन ने बल्ला घुमा दिया और फिर बाउंड्री के बाहर से बॉल उठा के ले आओ, तो उस मैच में ज्यादा मजा नहीं आता है। इस तरह का जहां बॉलर्स के लिए कुछ हो तो वहां थोड़ा इवन कॉन्टेस्ट होता है, और वो होना भी चाहिए। उसके बाद जब बैटिंग शुरू हुई आरसीबी की, तो आप देखिए आरसीबी ने मतलब विराट कोहली की पहली बॉल पे ही कैच छूट गया। सैम करन ने जो बॉल डाली पहली बॉल पे, और वो कैच छोड़ा किसने? अपने बेयरस्टो भाई साहब ने।
मतलब ना तो रन बनाए और ना ही कैच पकड़ा। इसी को कहते ये ही इसी के लिए वो कहावत कही गई है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास फोड़ा 12 आना। तो ये बेयरस्टो ने आज बिल्कुल वही काम किया है, ना तो रन बनाए, ऊपर से विराट कोहली का 0 पे कैच छोड़ा। और वो कैच भी कोई ऐसा नहीं था जैसा कि कल रोहित शर्मा का कैच उसने वृद्धिमान साहा ने छोड़ा था। वो तो बहुत टफ था कैच, क्योंकि वृद्धिमान साहा रॉन्ग साइड में जा रहा था और बॉल इस तरफ आ गई। लेकिन विराट कोहली सीधे हाथ में कैच गिराया भी चौका भी दिया। मतलब बेयरस्टो को तो लग रहा होगा कि जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं उसमें, मतलब लगना चाहिए उसको। हालांकि अंग्रेजों में कितनी शर्म होती है ये तो हम और आप सब जानते ही हैं। फिर उसके बाद तो विराट कोहली ने फिर छोड़ा ही नहीं। फिर एक बार आप उसको लाइफ दे दोगे। मैंने ये देखा है, कोई कितना भी बड़ा बैट्समैन होना आजकल के जमाने में, यहाँ जब T20 और वनडे मैचेस, मतलब लिमिटेड ओवर्स का इतना ज्यादा वो हो गया है, चलन हो गया है कि यहाँ टॉप से टॉप बैट्समैन भी जो है ना, वो आपको एक लाइफ जरूर देता है। तो वो जो लाइफ या जो चांस देता है ना, उसको पकड़ना चाहिए आपको। अगर आप उसको नहीं पकड़ोगे तो फिर वो भारी पड़ जाते हैं। तो वही हुआ, विराट कोहली ने तो फिर 77 रन ठोक दिए 49 बॉलों में। फाफ डुप्लेसी हालांकि जल्दी आउट हो गया, उसको तो उसके वही रबाडा नहीं, उसका जो शागिर्द है रबाडा, उसने ही निपटा दिया उसको। कैमरून ग्रीन से भी कुछ नहीं हो रहा है। कैमरून ग्रीन दोनों मैचेस में फेल हो गया। कैमरून ग्रीन और मैक्सवेल, ये दोनों ने मिलके 30 करोड़ का चूना लगाया है आरसीबी को, और इन दोनों ने मिलके कितने 30 रन भी नहीं बनाए अभी दो मैचेस में। तो अब इनको कुछ करना पड़ेगा। रजत पाटीदार ने 18 बॉल में 18 रन बनाए, और रजत पाटीदार को भी सोचना पड़ेगा कि भैया, मुझे तो लगता है अब आरसीबी का मैनेजमेंट ही सोच लेगा कि अब उसका सीधा सीधा सोल्यूशन ये है, रजत पाटीदार को आप निकालो और महिपाल लोमरोर को अंदर लेके आओ, क्योंकि उससे फायदे दो होंगे। एक तो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर मिलेगा, और महिपाल लोमरोर फील्डर भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आप फिर कैमरून ग्रीन तो खैर वन डाउन आ रहा है, लेकिन मैक्सवेल को आप ऊपर ला सकते हो। तो टॉप 4 बैट्समैन इनके टॉप 4 में ही खेलने चाहिए, और फिर उसके बाद पीछे से आप आने दो अनुज रावत, महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक तो पुराना चावल, वो तो बिल्कुल ही रंग में आ गया एकदम। वो तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि खिचड़ी से बदल के वो तो बिरयानी का चावल बन गया है एकदम दिनेश कार्तिक। मुझे उम्मीद नहीं थी उससे कुछ ज्यादा। हालांकि वो खुद भी कह रहा था, जैसे पिछले मैच में भी हालांकि उसने रन बनाए सीएसके के अगेंस्ट, वो खुद ही वो खेल के देखने से लग रहा था कि वो प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छा नहीं है। तो लेकिन आज काफी बढ़िया रन बनाए उसने। 10 बॉलों में 28 रन ठोक दिए। मतलब एक टाइम तो ये हो गया था कि आपको तो पता है, आप लोगों ने मैच देखा है, कि आखिरी 36 बॉलों में 6 ओवर में इनको 64 रन चाहिए थे आरसीबी को। फिर उसके बाद 30 बॉलों में 59 रन। फिर अल्टीमेटली लास्ट 2 ओवरों में 23 रन पे स्कोर आ गया, जिसमें कि दिनेश कार्तिक ने फिर 10 रन ठोक दिए उस ओवर में। लास्ट ओवर में फिर इनको 13 रन बनाए थे इन लोगों ने सेकंड लास्ट ओवर में, और आखिरी ओवर में इनको 10 रन चाहिए थे, जहां अर्शदीप सिंह बॉलिंग करने आया। यहां अर्शदीप सिंह की पिटाई कर दी। अर्शदीप सिंह ने अच्छी बॉलिंग नहीं की आज के मैच में। अर्शदीप सिंह को कुछ करना पड़ेगा। अर्शदीप सिंह से काफी उम्मीदें हैं, और अर्शदीप सिंह तो कैंडिडेट है वर्ल्ड कप T20 में जाने के लिए, इंडियन टीम के लिए। वो किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, ऐसे तो पत्ता साफ हो जाएगा सरदार जी का। सोचना पड़ेगा उसको कुछ। दूसरी बात यह है कि पंजाब ने मिस कर दिया कि ये शिखर धवन ने ना इसको रबाडा को बीच में जो इसके ओवर खत्म कर दिए 15 ओवर के पहले, वो नहीं करना चाहिए था। कुछ भी हो, रबाडा इनका बेस्ट बॉलर है। मतलब अर्शदीप रहने दो या आप हर्षल पटेल को रहने दो, लेकिन रबाडा का एक्सपीरियंस ज्यादा है। रबाडा इज एनी डे बेटर बॉलर देन अमंग ऑल दीज थ्री। तो रबाडा के ओवर पहले खत्म कर दिए, तो बाद में तो फिर आपको पता है, जब सिचुएशन टाइट होती है और इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं, और वहां पुराना चावल वो दिनेश कार्तिक खड़ा हुआ है, भले ही वो ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब टच में नहीं हो सकता है या प्रैक्टिस में नहीं हो सकता है, लेकिन आज कर दिया ना उसने काम, तो खेला हुआ तो है ही। वो एक्सपीरियंस का फायदा तो वो उठा ही सकता है ना। तो वो ये जब नए बॉलर्स गड़बड़ करते हैं तो उसका फायदा ये लोग अब उठा लेते हैं। वो रबाडा के साथ नहीं होता। मुझे लगता है कि अर्शदीप की जगह
रबाडा के 2 ओवर्स बचाने चाहिए थे इसको एंड के लिए। धवन ने यहां पे गड़बड़ की है। ये गड़बड़ी ना ये आरसीबी भी करती है हमेशा और ये पंजाब वाले भी करते हैं, इसीलिए ये लोग टाइटल कभी नहीं जीते हैं, क्योंकि ये एंड टाइम पे ये ऐसी बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं। आपका जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर है आपने उसको बीच में ही खत्म कर दिया, जबकि वो रबाडा को होना चाहिए था 18वां और 20वां ओवर बॉल करने के लिए, या 17वां और 19वां करना चाहिए था, और आप हर्षल पटेल से पहले बीच में निकलवा सकते थे ओवर, जो कि आप हर्षल पटेल को आखिरी में लेके आए। तो ये बड़ा गड़बड़ किया है इसने धवन ने, इसकी वजह से इनको मैच मुझे लगता है कि ये लोग हार गए। अदरवाइज आप वही देखिए कि जब 4 ओवर में इनको आखिरी 4 ओवर में आरसीबी को देखिए 30 ओवर में 30 बॉलों में 59 रन, मतलब 5 ओवर में 59 रन चाहिए थे, आखिरी 4 ओवर में 44 चाहिए थे। उस टाइम अगर रबाडा आता बॉलिंग करने, तो जिस तरह से रबाडा को विराट कोहली ने मारा है उस तरह से ये लोमरोर और अनुज रावत और ये लोग नहीं मार पाते। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा धवन को। धवन ने भी पॉइंट मिस कर दिया यहाँ। मतलब आज का मैच बिल्कुल 50-50 था। मेरे ख्याल से तो 55% पंजाब को जीतना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे धवन ने बहुत गड़बड़ की है। और फिर एंड टाइम पे तो अपने हर्षल पटेल 12 करोड़, बताइए आप 12 करोड़ लेके तुम ऐसी बॉलिंग कर रहे हो यार, हद कर दी तुमने। यही तो है तुमसे एक्सपेक्टेड कि भाई ऐसे मैचेस में आप बचाओ। फिर अर्शदीप सिंह को तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, अभी कुछ भी कहिए वो यंग ही है, अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है उसको। तो लेकिन उसको भी अगर वर्ल्ड कप की टीम में जाना है तो उसे इंप्रूव करना पड़ेगा। इस तरह की मैचेस में, इस तरह के सिचुएशंस में जिताना बहुत जरूरी है अर्शदीप के लिए भी। तो चलिए, मैच तो कुल मिला के मजेदार हुआ। अब सारे मैचेस में अभी तक होम टीम से जीत रही है। रिकॉर्ड टूटते टूटते बच गया आरसीबी, बाल बच गई नहीं तो साफ हो जाती आज, और पंजाब 2 में से 2 मैच जीत चुकी होती। तो ये तो खैर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। अब हारने वाली टीमें भी जीतेंगी तभी टेबल में जरा इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज कोई टीम हारती चली जाए तो फिर मजा नहीं आता है। अब कल के मैच में भी बड़ा मजा आने वाला है। गुजरात और सीएसके का चेन्नई में मैच है। अब देखते हैं क्या होता है। अब अभी तक देखिए मतलब बाकी टीमों को तो ये लोग निपटा देंगे जीटी वाले, लेकिन सीएसके थोड़ी अलग टीम है, और सीएसके चेन्नई में, अब वहां पे भले आप रहने दो स्पिनर्स, इनके पास रहने दो, अपने जीटी के पास राशिद खान और साई किशोर और कोई भी हो, इनके पास नूर अहमद हो, लेकिन सीएसके के पास भी स्पिनर्स की कमी नहीं है, और वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। बैटिंग सीएसके की बहुत जबरदस्त है, जो कि जीटी की अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जीटी में इनएक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है काफी। अब वहां पे तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड शुभमन गिल है और डेविड मिलर है। तो अब यहाँ पे इनको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कल सीएसके के लिए जीतना अगर आसान नहीं होगा तो बहुत मुश्किल भी नहीं होगा। मैं सीएसके को मेरे ख्याल से 70-30 सीएसके के फेवर में मैं ये मैच का रिजल्ट प्रिडिक्ट करूंगा, कल के मैच का। तो देखते हैं कल क्या होता है, शुभमन गिल किस तरह से कप्तानी करता है, नेहरा जी कौन कौन से गुरु मंत्र अपने बॉलर्स को देते हैं क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हार्दिक पांड्या ने जो गुजरात की परफॉर्मेंस दी थी पिछले 2 सालों में, उसमें बहुत बड़ा हाथ आशीष नेहरा का था। हार्दिक पांड्या के बस की इतना नहीं है जितनी कल टेक्टिकल मिस्टेक्स उसने किए हैं वहां जीटी के अगेंस्ट। तो वो उससे ही हमको समझ में आ गया कि हार्दिक पांड्या की सफलता में बहुत बड़ा हाथ आशीष नेहरा का था। ये मैंने प्रीव्यू मतलब टीम एनालिसिस जब की थी उस टाइम भी कहा था कि ये हार्दिक पांड्या वो चना नहीं है जिसमें तेल है, तो सॉरी वो तेल नहीं है जिसमें तेल है, वो सारा दिमाग आशीष नेहरा का था। तो अब देखते हैं आशीष नेहरा कल धोनी के सामने कैसे दिमाग चलाता है। तो मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। आपको ये अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आप ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कल के मैच में कौन जीतने वाला है और कौन अच्छा परफॉर्म करेगा किस टीम की तरफ से। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एंड लेट अस मीट टुमारो। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।